हाय, हेलो, वेलकम ऑल अगेन इन एडुएक्स इंडिया। तो आप सबका एक बार फिर से वेलकम है एडुएक्स इंडिया में। और हम बात कर रहे थे किसके? किंगडम प्रोटिस्टा की। तो अब तक किंगडम प्रोटिस्टा में हमने देख लिया था क्राइसोफाइट्स को और डायनोफ्लैजिलेट्स को। डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में जिनको ज़्यादा जानना है, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक नए मेंबर के बारे में जानेंगे, एक नई चीज़ के बारे में जानेंगे। और ये नई चीज़ थोड़ी सी ख़ास इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, अपना न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है या जिस तरह का न्यूट्रिशन का नेचर ये शो करता है, ये दूसरों से डिफरेंट है। जब हमने प्रोटिस्टा शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया था, प्रोटिस्टा को मेनली 5 सब ग्रुप्स में बांट दिया था, है ना। कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स में, और आपका डायनोफ्लैजिलेट्स में, और यूग्लियोनॉइड्स में, और आपका स्लाइम मोड्स में, और प्रोटोजोवंस में। इतने में बांटा था हमने। और मैंने ये भी बताया था कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे, न्यूट्रिशन नेचर के बेसिस पे आप कैसे इनको डिवाइड कर सकते हो। ऊपर वाले दो जो थे वो हमारे कैसे थे? ऑटोट्रॉपिक तरह के थे या फोटोसिंथेसिस कर पाने वाले थे। और नीचे वाले जो दो थे वो कैसे थे? वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नेचर शो करते थे। आज जो है ना, ये जिसकी हम बात करने वाले हैं, अगर मैं अपने वो सब क्लासिफिकेशन में जिसमें हमने 5 सब ग्रुप में बांटा था ना, ये तीसरे नंबर पे इसका नाम रखा था याद करने के लिए कि दोनों तरफ का जो ऊपर के 2 ग्रुप मेंबर है और नीचे के 2 ग्रुप मेंबर हैं, एक ऊपर वाले जो थे वो कैसे थे? ऑटोट्रॉपिक। नीचे वाले जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है। तो बीच वाला जो था वो दोनों का मिक्सचर तरह का न्यूट्रिशन नेचर शो करता था। तो आज हम उसी मेंबर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या है भैया, कैसे रहता है, कैसे दिखता है, क्या करता है। तो कुछ बेसिक जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो हम पहचानेंगे या आज समझेंगे और जानेंगे कि ये है क्या। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं ना, उसको हम बोलते हैं यूग्लियोनॉइड्स। क्या बोलते हैं? यूग्लियोनॉइड्स। तो यूग्लियोनॉइड्स पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, एनसीईआरटी की बुक रेफरल में और आपके 11th के करिकुलम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं देखनी है इसमें यूग्लियोनॉइड्स में। और आज मैं कोशिश करूंगा कि गिवन टाइम में अगर चीज़ें कंप्लीट होती है ना, तो आज हम यूग्लियोनॉइड्स और आपका स्लाइम मोल्ड्स दोनों कंप्लीट कर लें, ताकि अगले सेशन के लिए हमारे पास प्रोटोजोवंस बचा रहा है, वो भी हम जल्दी जल्दी देख के खत्म कर देंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, आज हम इस वीडियो में या इस सेशन में उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, यूग्लियोनॉइड्स और स्लाइम मोड्स के बारे में जाने, एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि एडुएक्स इंडिया फर्स्ट एवर छत्तीसगढ़ का लाइव स्ट्रीम करने वाला चैनल है। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि हम क्या कर सके, स्पेसिफिकली रूरल इंडिया में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनके पास इतना कंटेंट नहीं है या ऑनलाइन जाके सब्सक्रिप्शन लेके वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम उनको क्वालिटी कंटेंट दें। तो मेरी आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। और अच्छा, एक सर्टेन कमेंट हो जाएगा ना मेरे इस वीडियो के ऊपर, और जब मैं ये चीज़ ख़त्म करूँगा ना, आपका पूरा कौन सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो एक 1 शॉट 2 घंटे का एक क्लास लेंगे, उसमें पूरा एक चैप्टर एक बार में ख़त्म कर लेंगे। तो अगर मुझे उसमें सर्टेन लाइक्स मिलते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा लाइक्स की बात नहीं करता, 25-30 लाइक्स की भी बात अगर मुझे मिलते हैं, तो मैं क्या करूँगा, आप सबको जितनी भी चीज़ हमने पढ़ी है ना, उनके नोट्स PDF के फॉर्म में आपको दे दूंगा, सो दैट आप क्या कर पाओगे, उसको डाउनलोड कर पाओगे अपने मोबाइल के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, जहाँ भी आप चाहो। और जब भी आपको पढ़ने की ज़रूरत हो, आप वो PDF एज अ रेफरल यूज कर सकते हो। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें खुद भी और दूसरों को भी बताएं, ताकि वो ये वीडियो कंटेंट देख पाएँ और लोग भी देख के समझ पाएंगे, तो सबके लिए अच्छा होगा। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम आपकी साल भर मदद करते रहें। अभी तो बायोलॉजी क्लास मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आगे अभी आपका फिजिक्स भी ऐसे सेशन चलेगा, मैथ भी ऐसा ही सेशन चलेगा, केमिस्ट्री भी ऐसा ही सेशन चलेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है
कि आपको एक दो चैप्टर, ऐसा ये चैनल नहीं है जिसमें एक दो चैप्टर करके आपको बोले कि नहीं आप सब्सक्रिप्शन लो और आप सर्टेन फ़ी भरो। हम साल भर आपकी मदद करेंगे ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ और आपके एग्ज़ाम में काम आ पाए चीज़ें। तो चलो आज देखते हैं और बात नहीं करते, आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं? यूग्लियोनाइड्स। तो पहले लिख लेते हैं यूग्लियोनाइड्स। भाई यूग्लियोनाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अच्छा ये मेरा लोगो आ गया, यहाँ से लिख दो या यहाँ से लिखता हूँ? चलो यहाँ से लिखता हूँ, ओके ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? यूग्लियोनाइड्स। यू है ना ये, ठीक है, यूग्लियोनाइड्स, ठीक है। यूग्लियोनाइड्स क्या होता है भाई? यूग्लियोनाइड्स या इसमें कौन आता है, ठीक है। तो किसी भी फैमिली को पढ़ने से या किसी भी ग्रुप को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका कोई एक मेंबर उठाओ जिसके अंदर वो उस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसको पढ़ लो, तो आपको क्या पता चल जाएगा? पूरा उस ग्रुप के बारे में पता चल जाएगा। तो हम जो पढ़ेंगे इस ग्रुप में वो पढ़ेंगे किसके बारे में? यूग्लिना के बारे में। किसके बारे में? यूग्लिना के बारे में। तो देखते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं यूग्लिना के। तो सबसे पहले मैं ये बना लेता हूँ, मेरा स्टाइल जो मैं ऐसे करके बनाता हूँ ब्रांचेस, ठीक है। तो ये भी अपने पूरे जैसे किंगडम में प्रोटिस्टा किस तरह के होंगे? ये यूनिसेलुलर होंगे, प्रोकैरियोट्स टाइप के होंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं। पाए कहाँ जाते हैं? पाए जाते हैं वाटर पे, लेकिन मोस्टली फ्रेश वाटर पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर पे पाए जाते हैं। क्या है? फ्रेश वाटर पे। तो वो चीज नहीं लिख रहा हूं ना मैं, याद रखना कि यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स टाइप के हैं और माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर है। ये तो मोस्ट कॉमन है। आपको अभी जितना भी ये आपने पढ़ा, इवन हम किसकी बात करें, हम मोनेरा की बात करें या प्रोटिस्टा की बात करें, मोनेरा में आपको ये तीन कॉमन चीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो है। कौन कौन से? यूनिसेलुलर है और वो प्रोकैरियोट्स टाइप के थे और कैसे थे? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इस पूरे किंगडम के अगर बारे में बात करेंगे तो सेम वो तीन ही कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, लेकिन उसमें क्या चेंज हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक की जगह यूकैरियोटिक। स्पेशल उसके अलावा क्या है ना, जैसे हमने और भी इसके डायटम्स के बारे में बात किया था या डायनोफ्लाइलेट्स के बारे में बात किया था। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में और क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, ठीक है। और डायनोफ्लाइलेट्स और इसके बीच में क्या क्या फर्क है वो भी हम देखेंगे। तो अब एक बात समझो कि जब हम यूग्लियोनाइड्स पढ़ रहे हैं तो हम एक ऐसे ग्रुप से, जो डायटम्स और डायनोफ्लाइलेट्स थे, एक ऐसे ग्रुप से एक ऐसे मेंबर्स या ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं जो किस तरह का नेचर शो करता है न्यूट्रिशन में? मिक्सोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। पहले वाले जो थे वो कैसे नेचर शो करते थे न्यूट्रिशन का? वो कैसे थे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नेचर शो करते थे। और इससे पहले जब मैं ये बता रहा था कि यूग्लियोनाइड्स या यूग्लिना जो है वो किस तरह का होता है? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नेचर शो करता है। तो मैंने आपको ये भी डिस्क्राइब किया था, आई बटन में आप जाके पिछले वीडियो देख के आप ये समझ सकते हैं कि मिक्सोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन क्या होता है या कैसा होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, बट डायग्राम इस बार नहीं बना रहा हूं, राइट। पिछली बार हम वो बना चुके हैं। तो क्या होता है मिक्सोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन? मिक्सोट्रॉफिक तरह के न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है? डुअल नेचर शो करता है न्यूट्रिशन का। डुअल नेचर इन द सेंस कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और वो क्या कर सकता है? दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी रहता है, हेटेरोट्रॉपिक जैसे होलोजोइक तरह का न्यूट्रिशन, राइट। तो इस तरह से हम जिस ऑर्गेनिज्म की अभी बात कर रहे हैं उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये फ्रेश वाटर में तो पाया जाता है, ठीक है। और क्या है? ये किस तरह का न्यूट्रिशन प्रोसेस शो करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोसेस आपका शो करता है या न्यूट्रिशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो करता है किस तरह का? मिक्सोट्रॉफिक तरह का। किस तरह का? मिक्सोट्रॉफिक। किस तरह का? मिक्सोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन शो कर। अब मिक्सोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन शो करने के लिए ये क्या हमने अभी डिस्कशन किया कि मिक्सोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन में क्या होता है? मिक्सोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन में होता है कि भाई ये फोटोसिंथेसिस भी कर पाएगा, राइट।
तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए आप बताओ किस चीज की जरूरत रहती है, बताओ जल्दी 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 जल्दी। ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेसिस करने के लिए किस तरह किस चीज का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है? वो चीज जो क्या करे, वो चीज जो इसको फोटोसिंथेसिस में मदद करे। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं तो इसके पास क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ तो भी होगा ना। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो चीज इसमें पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं किसके थ्रू होता है फोटोसिंथेसिस, याद है, क्लोरोफिल के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। लिख लेते हैं हम क्लोरोफिल, किसके थ्रू होता है, क्लोरोफिल के थ्रू। तो ये तो हो गया एक साधन जिसके थ्रू होता है। ठीक है, क्या होता है, इसके थ्रू फोटोसिंथेसिस हो जाता है, राइट। दूसरी कौन सी चीज पाई जाती है जिसके थ्रू ये हेटेरोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक जो नेचर शो करते हैं वो किसके थ्रू होता है? तो देखो इस स्ट्रक्चर में ना, जैसे हम डायनोफ्लैजिलेट्स में हमने पढ़ा था ना, डायनोफ्लैजिलेट्स में जो क्या पाया जाता था, उसमें फ्लैजिला पाया जाता था। यहां पर भी स्पेशली इस ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला पाया जाता है। ये दोनों काम करता है, एक तो आपका मोर्टेलिटी के लिए भी मोर्टेलिटी के लिए काम करेगा, प्लस क्या है कि ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो हेटेरोट्रॉपिक है ना, किसी को मारना अपने उससे, वो समझ लो उसका एक हंटर है कि दूर से ऐसे दूर से मार दिया, वो थोड़ा बेहोश टाइप हो गया, उसके पास जाके उसको खा लिया। तो दूसरा इसको मदद करने वाला चीज क्या है, इसका फ्लैजिला, इसका फ्लैजिला। दूसरी चीज क्या है, फ्लैजिला। तो लिख लेते हैं, दूसरी चीज इसकी है फ्लैजिला। तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब ये भाई डायनोफ्लैजिलेट्स से कैसे अलग है? डायनोफ्लैजिलेट्स जो था, हमने एनसीईआरटी के बुक के रेफरेंस से हमने बात की थी, डायनोफ्लैजिलेट्स जो थे वो कैसे थे, वो हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक थे, है ना, वो फोटोसिंथेसिस। ये कैसा है, किसके बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, ये मिक्सोट्रॉपिक तरह का है। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस या न्यूट्रिशन नेचर के बेसिस पे ये उससे अलग है। ठीक है, फ्लैजिला वहां पर भी पाया जाता था, क्लोरोफिल यहाँ वहां पर भी पाया जाता था फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यहां पर भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए पाया जा रहा है। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस या न्यूट्रिशन नेचर के बेसिस पे यूग्लियोनॉइड्स या यूग्लिना अलग है डायनोफ्लैजिलेट से। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। और हमने वहां पर क्या देखा था डायनोफ्लैजिलेट्स में, डायनोफ्लैजिलेट्स में या हम इसकी बात करें आपके डायटम्स की और डायनोफ्लैजिलेट्स की, तो डायटम्स और डायटम्स के सेल वॉल के चारों तरफ, डायटम्स बहुत मजबूत थे, याद है, तो उनके सेल के चारों तरफ क्या पाया जाता था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि वो एक डायन थी जिसके पास फ्लैजिला था, और वो उसके बॉडी में किस तरह का स्ट्रक्चर था, आर्मर की तरह स्ट्रक्चर था या कवच की तरह स्ट्रक्चर था। वो किससे बनी हुई थी, वो सेल्यूलोसिक प्लेट से बनी हुई थी, है ना। पहले वाले डायटम्स में किससे बनी हुई थी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनी हुई थी, और आपका डायनोफ्लैजिलेट्स में किसकी बनी हुई थी, सेल्यूलोसिक प्लेट से बनी हुई थी। यहां पर भी इसके स्ट्रक्चर के चारों तरफ ऐसी ही एक परत पाई जाती है, लेकिन ना तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी होती है और ना ही वो सेल्यूलोसिक प्लेट की बनी होती है। तो क्वेश्चन हुआ फिर किसकी बनी होती है, ठीक है, फिर किसकी बनी होती है, तो हम लिख लेते हैं किसकी बनी होती है। ठीक है, चलो हम लिखते हैं कि सेल वॉल जो है चारों तरफ से या ये जो स्ट्रक्चर है वो चारों तरफ से एकदम चिपचिपे तरह का ये होता है, क्या चिपचिपा रहता है वो इसमें नेचर में। ठीक है, तो चिपचिपा तरह का जो है वो किससे बना होता है, प्रोटीन का जो है ना, प्रोटेनियस, उससे बना होता है, प्रोटेनियस मेम्ब्रेन से बना होता है। तो हम लिख लेते हैं किससे बना होता है, वो बना होता है प्रोटीनियस। ठीक है, प्रोटीनियस मेम्ब्रेन पाई जाती है इनके, क्या पाई जाती है, प्रोटीनियस मेम्ब्रेन। और इस प्रोटीनियस मेम्ब्रेन को हम, एक नाम है इसको हम बोलते हैं क्या, पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। क्या बोलेंगे, पेलिकल, पेलिकल।
राइट, क्लियर। क्या क्या देखा हमने अभी यूग्लिनोइड्स में कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मिक्सोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, चारों तरफ इनके बॉडी के एक चिपचिपा ये रहता है लेयर, वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोटीनीशियस वॉल। जो एन तो मैंने लगाया ही नहीं यहां पर, है ना, प्रोटीन की जगह पे, तो मैं यहां पर एन लगा दिया, ठीक है। तो प्रोटीनीशियस मेम्ब्रेन पाई जाती है, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं पेलिकल के नाम से। तो पेलिकल पाया जाता है। तो अब अगर मैं पेलिकल बोलूंगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, अभी ग्राफिक्स में शो नहीं कर रहा हूं, मैंने जैसे बोला है कि हम एक लाइव करेंगे जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो वहां पर मैं पूरे ग्राफिक्स और पूरे इमेज आपको दिखाऊंगा। वन शॉट में हम 1-1.5-2 घंटे में खत्म कर लेंगे पूरा चैप्टर, ठीक है। तो अभी हम डिस्कशन जो कर रहे हैं हर एक सब ग्रुप को लेके 30 मिनट्स 40 मिनट्स का कर रहे हैं, फिर एक बार में हम 1 घंटे में 1.5 घंटे में खत्म कर लेंगे वो। तो अभी मैं इसके जनरल इसके लिए कि नजर कैसे आता है, आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया तो जरूर होगा, पर ये नजर कैसे आता है उसके लिए मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं आपको, ताकि आप समझ पाओ कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा रहता है किसका, यूग्लिना का, ठीक है। तो चलो यूग्लिना का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यूग्लिना का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, और फिर यहां से लेके ऐसे बना दिया पान के पत्ते की तरह, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान देना, अच्छा ये रुको, एक बार फिर से मिटा के बना रहा हूं, ओके, एक बार फिर से मिटा के बनाता हूं। चलो यूग्लिना हमको बनाना है, कहाँ हो यूग्लिना तुम, चलो यहाँ है यूग्लिना हमारा, छोटा सा बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, और पान का पत्ता बन गया रे। पान का पत्ता थोड़ी बनाना है हमको, है ना, हमको पान का पत्ता नहीं बनाना है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब एनसीईआरटी की बुक में ये ज्यादातर स्ट्रक्चर में जो दिया हुआ है ना, उसमें ज्यादातर डिस्कशन होता है कि इस स्ट्रक्चर में ना एक फ्लैजिला होता है, ठीक है, एक ऐसे एक लंबा सा फ्लैजिला दिया होगा, ठीक है। दूसरा अब मैं बता रहा हूं आपको, स्ट्रक्चर में एक इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं एक्चुअली, ठीक है। एक होता है लंबा फ्लैजिला और दूसरा होता है शॉर्ट। तो ये लॉन्ग फ्लैजिला है और ये कौन सा है, शॉर्ट फ्लैजिला पाया जाता है। और इसी से ये क्या करते हैं ना, इसी से ये क्या करते हैं, किसी चीज को मारने और पकड़ने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो एक तो इसके अंदर क्या रहेगा, ये थोड़ा कैसे दिखेंगे, ग्रीन दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, ग्रीन नजर आएंगे ना, ग्रीन रहेंगे ना, क्योंकि दिन में सनलाइट में ये क्या करते हैं, सनलाइट में तो अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर लेते हैं ना, तो फोटोसिंथेसिस खुद कर लेगा तो ये कैसा नजर आएगा, हल्का ग्रीनिश नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, ग्रीनिश नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, ग्रीनिश। तो ये क्या करेगा, ये ग्रीनिश क्लोरोफिल की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और जब रात हो जाएगी, जब सनलाइट नहीं रहेगी, तब मैंने पिछले सेशन में क्या बोला था, फिर एक ही चीज होती है, फिर आती है छोटू की मौत। बेचारा पास में पड़ा हुआ कोई छोटू, उसका हो जाता है काम, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हमने बात की थी इसके चारों तरफ क्या होगा ना, इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ एक प्रोटीन का ऐसे 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 एक लेयर होगा, ठीक है। इसके प्रोटीन के चारों तरफ इसके लेयर होगा, इसके चारों तरफ प्रोटीन का, ठीक है। तो ये प्रोटीन का लेयर जो है, यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है पेलिकल। क्या बोलते हैं इसको, पेलिकल। क्या बोलेंगे, पेलिकल। तो चलो लिख लेते हैं यहां पर हम, ये वाला जो लेयर है ना ये कहलाएगा पेलिकल, राइट। ये जो है ये आपका लॉन्ग फ्लैजिला हो गया, लॉन्ग फ्लैजिला, और ये क्या हो गया, इसको मैं शॉर्ट फ्लैजिला के लिए SF लिख देता हूं,
ठीक है, तो ये मेजर स्ट्रक्चर है एक यूग्लिना का, और आपको इससे ज्यादा और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है यूग्लिनोइड्स में। हाँ, कुछ चीजें हो सकता है कि आपको किसके लिए याद रखनी पड़े कि ह्यूमन डिसीज कौन कौन से होते हैं, या और क्या ये करते हैं, ह्यूमन में कौन सा डिसीज पैदा करते हैं, तो वो आपके एनसीईआरटी की बुक में उतना डिटेल में दिया नहीं है। ल्यूग्नोलाइट्स का सिर्फ इतनी ही चीजें आपको याद रखनी, क्या क्या, कि एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मिक्सोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, इनके बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, प्रोटीन का मेम्ब्रेन होता है या प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो मिक्सोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन नेचर शो करते हैं। इनमें बेसिकली दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला, एक शॉर्ट फ्लैजिला, और इनके चारों तरफ वाले लेयर्स को हम किस नाम से जानते हैं, जो प्रोटीन से बनी हुई थी, प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन से बनी हुई थी, उसको हम जानते हैं पेलिकल के नाम से। बस इतनी चीज है आपकी यूग्लिनोइड्स में। अब हमको देखना है स्लाइम मोड्स, ठीक है। स्लाइम मोड्स में भी ज्यादा बहुत सारी चीजें नहीं है। स्लाइम मोड्स में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको समझने की है आपके पूरे करिकुलम और सिलेबस के हिसाब से और आगे के स्टडी के हिसाब से भी जो बेसिक चीज समझना है वो समझना है स्लाइम मोड्स का लाइफ साइकिल। एक्चुअली स्लाइम मोड्स जो है ना, अभी देखो हम कहां से कहां आ गए। पहले हमने 2 मेंबर पढ़े थे, कौन कौन से, डायटम्स वाले, क्राइसोफाइटा हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्राइसोफाइटा के बाद हमने पढ़ा था डायनोफ्लैजलेट्स, राइट, है ना। तो वो दोनों कैसे थे, वो दोनों थे ऑटोट्रॉपिक। तीसरा हमने पढ़ लिया हेटेरोट्रॉपिक तरह का, या सॉरी मिक्सोट्रॉपिक तरह का, ये तीसरा वाला मिक्सोट्रॉपिक तरह का है ना। अब हम आ गए हैं चौथे सब ग्रुप में या फोर्थ सब ग्रुप में, जिसको हम बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स, और पांचवा सब ग्रुप जो है आपका वो क्या कहलाता है, प्रोटोजोवंस। तो ये दो कैसे रहेंगे, शुरुआत से जब से इस किंगडम को मैंने बांटा है तब से बता रहा हूं, ये लास्ट के दो कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का नेचर शो करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा ऑटोट्रॉपिक, फिर हमने देखा मिक्सोट्रॉपिक, अब हम आ गए हैं किसमें, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे जो है किस तरह का, हेटेरोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन शो करता है। तो हम लिख लें इसको, स्लाइम मोल्ड्स को भी लिख लेते हैं। इधर पहले एक मैं दीवार खींच देता हूं, क्या कर देता हूं, दीवार खींच देता हूं, है ना। तो चलो एक दीवार बना लेते हैं। चलो ये बाउंड्री खींच दी मैंने। भैया युगलिना तुम इधर घूमते घूमते मत आइयो, है ना। अभी हमको क्या बात करना है, स्लाइम मोड्स के बारे में, मोल्ड्स के बारे में बात करना है। तो ये चलो लिख लेते हैं, SLIMMOULDS, स्लाइम मोड्स, है ना, ये लगेगा स्लाइम मोड्स, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हमको बात करना। अब ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, फिर से देखें, ये कहाँ पाया जाता है वो देखें, और किस तरह का होता है ये देखें। तो मोस्ट कॉमन जो कैरेक्टर्स है वो वैसे ही रहेंगे। किस तरह का रहेगा, क्या क्या चीज अभी मेजरली अगर मैं कुछ नहीं बताऊं और आपको बोलूं कि इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, तो क्या क्या लिखोगे भाई कि यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोट तरह का है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। पाया कहाँ जाता है, जो डंपिंग वाला एरिया रहता है ना वहां पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो और न्यूट्रिशन कैसे करता है, अभी मिक्सोट्रॉपिक से हम किधर आ गए, हेटेरोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो लिख लें इसको जल्दी जल्दी हम कि क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इस बेसिकली जो है स्लाइम मोल्ड्स जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स और दूसरा होता है आपका प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स। तो आपको जो पढ़ना है ना वो पढ़ना है प्लाज्मोडियम टाइप का स्लाइम मोड, ठीक है। तो हम आज सेलुलर स्लाइम मोड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आपके कोर्स में जो है वो है प्लाज्मोडियम तरह का स्लाइम मोड्स। तो इसको हम आगे की इसके लिए नॉलेज के लिए
याद भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। पढ़ हम जो रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्लाज्मोडियम तरह का स्लाइम मोल्ड, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसा है? न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉपिक तरह का है। तो चलो न्यूट्रिशन लिख लेते हैं हम इसका, इधर खींच देता हूँ, यहां से यूज कर लेता हूं, है ना। न्यूट्रिशन किस तरह का है इसका? अभी हम यहां से मिक्सोट्रॉफिक से अब हम किस तरफ आ गए? अब हम मिक्सोट्रॉफिक से इधर जा रहे हैं ना, इस तरफ जा रहे हैं। उधर कैसा था? उस तरफ अगर जाएंगे तो किस तरह रहेगा? उस तरफ अगर जाएंगे तो वो रहेगा ऑटो तरह का, ठीक है। उस तरफ अगर हम जाएंगे तो कैसा रहेगा? ऑटो तरह का, ठीक है। अब बीच में रहेंगे तो ये कैसा रहेगा? मिक्सो तरह का मिडिल में। और इस तरफ आएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? हेटेरोट्रॉपिक तरह का, ठीक है। ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ये इस तरह का ऐसा रहेगा, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स हम इस तरफ आ रहे हैं अब अपने पूरे सब ग्रुप्स में। तो ये किस तरह का नेचर शो करेगा? ये नेचर शो करेगा आपका हेटेरोट्रॉपिक नेचर का होता है। ये तो भूलोगे नहीं ना, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। दैट मीन्स अब तक जितना भी हम देख रहे थे, चाहे वो मिक्सोट्रॉपिक हो चाहे वो ऑटोट्रॉपिक हो, फोटोसिंथेसिस कर पाते थे। ये बेचारा फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाता है, ठीक है। तो ये बेचारा फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाता है तो ये कैसा रहेगा? दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने में, अगर मैं काश कि आपको इसका ग्राफिक्स अभी दिखा पाता, ये इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि कभी जंगल में फैलती हुई आग को देखा है? कभी देखे हो जंगल में फैलती हुई आग? कैसे फैलती है जंगल में फैलती हुई? यहाँ लगी है, फिर यहाँ लगी है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, कंटिन्यू ऐसे फैलते जाती है ना जंगल में फैली हुई आग, है ना, है ना। फॉरेस्ट फायर जो है तो कैसे फैलती है? ऐसे ही फैलती है ना। तो जंगल में लगी हुई आग देखा ना आपने, एक जगह रहेगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के फिर ब्रांचेस में बढ़ जाएगी, फिर धीरे धीरे ऐसे करके पूरा एरिया कवर कर लेती है जंगल में लगी हुई आग। वैसा रहता है ना। ये भी स्ट्रक्चर में और डेवलपमेंट में जब ये ब्लूम करते हैं या डेवलप होते हैं तो ये भी वैसे ही बढ़ते हैं। मैं जब ये समाप्त करूंगा ना आपका पूरा चैप्टर, आपको इसकी इतनी खूबसूरत ये दिखाऊंगा, पिक दिखाऊंगा, जिससे आपको तुरंत समझ में आएगा ये किस तरह से ये करते हैं, है ना, अपना डेवलपमेंट या ब्लूम करते हैं तो कैसा करते हैं। तो मेजर चीज जो जानने की है वो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में ये जानने की है कि ये जो है ना, ये स्लाइम मोल्ड जो है, इसको बहुत सारे जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं या बॉटनी से जुड़े हुए लोग हैं या क्लासिफिकेशन के दौरान भी ये कहा गया कि ये जो है ना, ये प्लांटी किंगडम से भी रिलेशन शो करता है। तो और देखते हैं कि हम ये प्लांटी किंगडम से कैसे रिलेशन शो करता है। देखो प्लांटी किंगडम जो है वो ऑटोट्रॉपिक तरह का, लेकिन ये है तो हेटेरोट्रॉपिक तरह का। और कहाँ प्लांटी किंगडम इतना डेवलप्ड किंगडम है और कहाँ ये जो है छोटा सा जो है यूनिसेल्युलर आपका प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर वाला है। लेकिन ये हमको जानना ये है कि ये प्लांटी किंगडम से किस तरह से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो समझने वाली चीज है वो समझने वाली है इसकी लाइफ साइकिल। बड़ा इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। कुछ अच्छी चीजें आपको जानने को मिलेंगी किसमें, स्लाइम मोल्ड में। तो अभी तक अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना हो स्लाइम मोल्ड्स का तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो इस बेसिस पे कि डंप वाली जगह पे पाया जाता है, ठीक है। और कैसा होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। शुरुआत की 3 पॉइंट क्या होंगे कि भाई यूनिसेल्युलर होता है, प्रोकैरियोट्स टाइप का है, और प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसका मेंबर है ना, और हेटेरोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन जो नेचर है वो शो करता है। तो चलो हम देखते हैं इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल आप देखोगे ना तो आपको और चीजें समझ में आएंगे, ठीक है। अभी इसका देखते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल देखते हैं कैसा रहता है, ठीक है। लाइफ साइकिल में क्या होता है ये समझ लो कि एक स्ट्रक्चर है ये स्लाइम मोल्ड का, ठीक है। स्लाइम मोल्ड का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नजर आ रहा है क्या ये स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर या नहीं नजर आ रहा है?
नहीं नजर आ रहा तो बता देना, ठीक है। नजर आ रहा है ना स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर, राइट। अभी इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मान लो ये एक न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियस है ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। किस तरह का न्यूक्लियस होता है, डिप्लॉयड, यानी मैं यहाँ पर 2n लिख लेता हूँ। किस तरह का न्यूक्लियस है, 2n या डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। तो अभी इसके लाइफ साइकिल में क्या होता है, ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, ठीक है, तो और चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। इसको बीच में बना लेता हूँ और उसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक न्यूक्लियस, है ना, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, दिख रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। और ये किस तरह का है, ये 2n या डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। कैसा है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ना, इसमें माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस होके क्या होता है, ये अपना एक और न्यूक्लियस बना लेगा, है ना, ये क्या करता है, अपना एक और न्यूक्लियस बनाता है, ठीक, क्लियर, अपना एक और न्यूक्लियस बनाया इसने। अब ये न्यूक्लियस फिर से अब अपना एक और न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस अपना भी एक और न्यूक्लियस बनाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, दो मेजर चीजें होती है ना माइटोसिस में, क्या, एक को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, है ना, यही होता है ना। माइटोसिस में क्या होता है, लिखे, क्या होता है, इसमें माइटोसिस हो रहा है, इसके अंदर माइटोसिस हो रहा है। और माइटोसिस जो है उसमें दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है आपका कैरियोकाइनेसिस, दो मेन पोर्शन होता है, ये बात क्लियर है ना, दो मेन पार्ट होता है माइटोसिस के अंदर, ठीक। एक जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरा हम जिसको बोलते हैं वो क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस। तो क्या क्या होता है वो हम लिख लेते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, क्या क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा कहलाता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, सॉरी एक ही कलर यूज करो ना, दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। ये बात क्लियर है कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है क्या पता किसी को, हाँ, क्या होता है दूसरा, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, क्या हो गया, दो पोर्शन होते हैं। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में होता है न्यूक्लियस डिवाइड। क्या होता है कैरियोकाइनेसिस में, क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है ना, यही होता है ना कैरियोकाइनेसिस में, क्यों, बोलो बोलो भैया बोलो कि क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, है ना, क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में जब इसमें माइटोसिस शुरू होता है तो क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होना शुरू हो जाता है और साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे कैरियोकाइनेसिस शुरू होगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, एक न्यूक्लियस से और न्यूक्लियस बनेंगे और साइटोप्लाज्म क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म के बढ़ने से क्या होगा, देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म बढ़ने से क्या होगा, इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं हम, चलो इस बाउंड्री वाल में थोड़ी और इधर से ऐसे जगह बना लेता हूं मैं, इतनी जगह और मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं इसको बोलूं, इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया तो और साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये और थोड़ा ऐसे बड़ा बन जाएगा, है ना, बड़ा बन जाएगा और साइटोप्लाज्म जो है वो नंबर्स में या वॉल्यूम जो उसका अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो बढ़ा है। और उसके साथ साथ क्या है, न्यूक्लियस कंटिन्यू कैरियोकाइनेसिस करके खूब सारा न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस तरह के सिचुएशन को, इस तरह का सिचुएशन क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में ये हो रहा है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, राइट, क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, राइट ना, कि न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो रहे हैं लेकिन
साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ के अलग से सेल डिवाइड नहीं हो रही है, सिर्फ क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यहां पर फिर से देखो कि क्या हो रहा है, एक सेल है या एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, वो कैसा है, डिप्लॉइड तरह का न्यूक्लियस है, उसमें माइटोसिस होना शुरू हुआ। माइटोसिस होने से क्या होगा, माइटोसिस के दो पोर्शन होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस है वो क्या क्या करना शुरू करता है, वो डिवाइड होना शुरू होता है इन जनरल। मतलब पूरे माइटोसिस के प्रोसेस में इन जनरल क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म पहले क्वांटिटी में बढ़ेगा, फिर साइटोकाइनेसिस का डिवीजन होकर सेल डिवीजन हो जाता है, राइट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस कंटिन्यू डिवाइड करके नंबर्स में तो बढ़ रहे हैं। देखो वहां पर एक था, वहां से ज्यादा न्यूक्लियस बने और न्यूक्लियस कंटिन्यू डिवाइड करके आपका क्या कर रहे हैं, नंबर्स में बढ़ रहे हैं। लेकिन साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म तो बढ़ रहा है लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जिसमें सेल बड़ी हो रही है, बिग जाइंट बन रही है विथ मल्टीपल न्यूक्लियस। यही हो रहा है ना, यहाँ पे देखो सेल इतनी बड़ी थी, फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस अलग अलग डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म बढ़ा और सेल डिवाइड नहीं हो रही, एक ही सेल जो है वो जाइंट सेल में कन्वर्ट हो रही है। बट उसमें क्या है, उसमें डिप्लॉयड जो आपके न्यूक्लियस हैं वो खूब सारे हैं, या मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है आपका कंडीशन है वो आ गई। तो हम लिख लेते हैं इसको, ये कैसी कंडीशन है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है ना। कैसे है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। चलो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये हो गया आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में अभी भी ये याद रखना कि ये जो सारे न्यूक्लियस हैं ये सब कैसे हैं, अभी भी ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। कैसे है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। कैसे ये सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस, राइट, डिप्लॉयड न्यूक्लियस याद रखना। ये अभी सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस रहेंगे, ये जितने हैं ये सब डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, जितने सब डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब इसको भैया आगे कंटिन्यू रिप्रोडक्शन या कंटिन्यू इस तरह से बढ़ना है तो इसको काहे की जरूरत पड़ती है, इसको जरूरत पड़ेगी न्यूट्रिशन की, इसको जरूरत पड़ेगी न्यूट्रिशन की। तो आसपास में पड़ा हुआ जो पड़ी कोई पत्ती है, ठीक है, या कोई लॉग है, लकड़ी है ना, उसके ऊपर ये ऐसे उसको ये कवर कर लेगा चारों तरफ से, आगे बढ़ के ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक सेल जो है वो क्या हो रही है, जाइंट होती जा रही है, एक ही सेल जाइंट होती जा रही है और वो क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म तो बढ़ रहा है लेकिन सेल जो है उसका डिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे इसको इसके ऊपर छाएगा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे छाएगा और क्या करेगा, सब जो पत्ती है उससे न्यूट्रिशन ले लेगा, जो लॉग्स हैं उसके ऊपर उससे न्यूट्रिशन लेता रहेगा। तो इस तरह की सिचुएशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, कैरियोकाइनेसिस करता है, साइटोकाइनेसिस पूरी तरह से नहीं होता है या उस तरह से नहीं होता जिस तरह से नॉर्मली होता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है किसी एक ऑर्गेनिज्म में और वो बड़ा बिग जाइंट सेल में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को ही हम क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक कंडीशन। क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, साइनोसिटिक कंडीशन। तो अब मैं बोलूं कि साइनोसिटिक कंडीशन क्या होता है, तो आपको समझ जाना है कि साइनोसिटिक कंडीशन में क्या होता है भैया, कि कैरियोकाइनेसिस तो होता है और जो एक ऑर्गेनिज्म है वो कैरियोकाइनेसिस करके क्या करता है, न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस वाले स्टेज पे पहुंचता है लेकिन उसका सेल डिवीजन नहीं होता। तो ये तो हो गई अच्छे दिन वाली बात,
ठीक है, कि अभी दिन अच्छे चल रहे हैं, माइटोसिस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस कर रहा है, आसपास पड़ी हुई पत्ती मिल गई, लॉग मिल गई, उसको खा पी लिया, उसको नर्चर भी हो रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, सारा चीज हो रहा है। अब सबकी लाइफ में क्या होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा कंडीशन आता है जब उसको सरवाइव करना पड़ता है ना। जब उसको मान लो कोई सूखा पड़ गया, ठीक है ना, जहां पर पत्तियां अत्तियां भी सूखी हैं, सारी चीज हैं, जहां इसको ये नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तब ये क्या करेगा, तब तो इसको परेशान होना पड़ेगा कि भैया अब तो पत्ती वत्ती का सीजन, लॉग्स नहीं मिल रहा है, जो जिससे मेरे को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो उससे मुझे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो इस सिचुएशन में ये क्या करता है, इस सिचुएशन में देखते हैं हम ये क्या करता है। चलो तो इसको, इस सिचुएशन वाले को इधर बना देता हूं मैं, इस सिचुएशन को मैं उठा के यहां ले जा रहा हूं, राइट, ध्यान रखना। और यहां पर एक बाउंड्री वाल इधर भी खींच देता हूं ताकि ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी अलग रहे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करता है, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, फिर हमने अलग कलर से बना दिया, चलो ठीक है, और इस बार मैं डिफरेंट न्यूक्लियस को इस कलर से बनाता हूं, राइट, डिफरेंट न्यूक्लियस है ये कैसे न्यूक्लियस हैं, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ठीक है, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्या कहलाता है, सिनोसेटिक कंडीशन कहलाता है। तो जब इसका ऐसा सिचुएशन आएगा या अनफेवरेबल कंडीशन आएगा कि अब इसको नर्चर नहीं मिल रहा है या ये न्यूट्रिशन नहीं कर पा रहा है, तो ये एक चीज करता है, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू करता है, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू करेगा अपने चारों तरफ, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू करेगा, ये अपने चारों तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर, खूब सारे स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, ये तो एक समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। अपने चारों तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू कर देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह खूब सारे स्ट्रक्चर, ये इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के जो बनते हैं, ये इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, फ्रूटिंग बॉडी, क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। और ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या करता है, स्पोर्स बनाना शुरू करता है, क्या करता है, स्पोर्स बनाता है, क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये कैसा बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में इसके अंदर क्या आ गए, स्पोर्स आ गए। ये वाला मैं नहीं लिखता हूं, नहीं तो यहां पर क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये स्पोर्स बनाएगा, क्या है ये स्पोर्स है, ये है स्पोर्स, ठीक है, ये स्पोर्स है, ठीक है। अब इन स्पोर्स में क्या होता है, मायोसिस होता है। स्पोर्स में क्या होगा, मायोसिस होता है। चलो पहले क्या हुआ था, माइटोसिस हुआ था, अब क्या होगा, अब मायोसिस होता है। अब इन स्पोर्स के अंदर जो है, इन स्पोर्स में अंदर क्या, इन स्पोर्स में क्या होगा, इन स्पोर्स में होगा आपका, लिखो चलो, इन स्पोर्स में होगा आपका, इन स्पोर्स में होगा मायोसिस। क्या होगा, मायोसिस, MAIOSIS। तो मायोसिस के थ्रू ये क्या करते हैं, अब ये मायोसिस होगा तो ये क्या बनेंगे, कैसे हो जाएंगे इनके स्पोर्स, इसके स्पोर्स हो जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये जब बाहर निकलेंगे मायोसिस के थ्रू, मायोसिस करके, तो ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। ये किस तरह के स्पोर्स है, ये हैप्लॉइड स्पोर्स है। समझो इस बात को, क्या हुआ है अभी इसमें, मायोसिस हुआ है, ये स्पोर्स निकल गए भाई फ्रूटिंग बॉडी से। और ये किस तरह के हैं, ये किस तरह के हैं, ये हैं हैप्लॉइड। ये क्या है, हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड स्पोर्स है। ये सारे जो हैं, ये क्या है, हैप्लॉइड है, ये सारे जो है ये हैप्लॉइड स्पोर्स है, ठीक है। अब
ये हैप्लॉइड स्पोर्स तो निकल आए बाहर, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में। अब हैप्लॉइड स्पोर्स को क्या, अब स्पोर्स है तो इसकी अब ये खास बात समझो कि जो मैंने बोला था ना पहले कि ये जो मेंबर है आपका स्लाइम मोल्ड, इसको कहा जाता है कि ये प्लांटी से भी क्या करता है, रिलेट करता है कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो अभी तक प्लांटी का कोई लक्षण नहीं नजर आया। अब इनके स्पोर्स की खास बात ये होती है कि इनके स्पोर्स के चारों तरफ ना, अभी अगर मैं इसका स्पोर्स यहां पर बना लेता हूं, चलो एक स्पोर्स ये बनाया, एक स्पोर्स ये बनाया, एक स्पोर्स ये बनाया, ठीक है, इनके स्पोर्स के चारों तरफ ना ट्रू सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल। पूरे स्लाइम मोल्ड में कहीं पर भी सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो सेल वॉल का नहीं पाया जाना, आप बोल सकते हो कि एनिमिलिया के एलिमेने का किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक। तो कहीं पर भी पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे डिस्कशन में आप देखो कि स्लाइम मोल्ड्स की हमने बात की, कहीं पर भी सेल वॉल की बात की क्या? नहीं की, है ना। जबकि इससे पहले हम जितने भी बात कर रहे थे वहां पर किसकी बात कर रहे थे, वहां पर कोई ना कोई बाहर का कवरिंग था, चाहे वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हो, है ना, या फिर सेल्यूलोसिक प्लेट का बना हो, या प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन का बना हो। यहां पर जब हम बात कर रहे थे स्लाइम मोड्स की, तो वहां पर कहीं पर भी हमने सेल वॉल की बात नहीं की थी, और पूरे स्ट्रक्चर में सब जगह कहीं पर भी सेल वॉल नहीं है। लेकिन जब ये स्पोर्स जो है मियोसिस करके बाहर आते हैं ना, तो इनके चारों तरफ ना एक वो पाई जाती है, क्या? इनके चारों तरफ वॉल पाई जाती है, जिसको ट्रू वॉल कहा जाता है, और ये बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज से बना होना सेल वॉल का किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो है किंगडम प्लांटी का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये याद रखने की जरूरत है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है कि वो कौन सी चीज है स्लाइम मोड्स में जो क्या करती है, इसको प्लांटी किंगडम से रिलेट करती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि कौन सी चीज है जो इसको प्लांटी किंगडम से रिलेट करती है? वो बात है ये, क्या कि जब स्पोर्स जो है वो मायोसिस करके हैप्लॉइड होते हैं, तो वो उनके चारों तरफ क्या हो जाता है, उनके चारों तरफ क्या पाई जाती है? ट्रू सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्रू सेल वॉल। ये क्या है? ये क्या है? ट्रू सेल वॉल। क्या है ये? क्या है? ट्रू सेल वॉल। ट्रू सेल वॉल। और ये किसकी बनी होती है? ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोसिक होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की या सेल्यूलोसिक होती है। तो ये बात क्लियर हो गई, ट्रू सेल वॉल पाई जाएगी इसके चारों तरफ, और क्या होगा? यह सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज से बना होना या सेल्यूलोज का सेल वॉल पाया जाना किसका सबसे खास बात है? किंगडम प्लांटी की सबसे खास बात है कि वहां पर जो सेल वॉल होती है ना, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि अच्छे दिन से खराब दिन की, है ना, अच्छे दिन से बुरे दिन आ गए थे इसके बेचारे के, या अनफेवरेबल कंडीशन आ गया था। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता था? ये अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाता था, फ्रूटिंग बॉडी बना के स्पोर्स बनाता था, स्पोर्स फॉर्म करता था, स्पोर्स फॉर्मेशन के बाद स्पोर्स में मायोसिस होता था। अब जो आपका जो स्पोर्स है वो डिप्लॉयड ना होके हैप्लॉयड हो जाते थे, और हैप्लॉयड होते हैं, और उसके चारों तरफ ट्रू सेल वॉल पाई जाती। तो अब ये जो है स्पोर्स है, तो कभी ना कभी जर्मिनेशन भी करेंगे, है ना। अब जर्मिनेशन करेंगे तो उससे पहले, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था कि डिप्लॉयड है, ये कैसे है? ये हैप्लॉयड सेल वॉल है। ये कैसे है? हैप्लॉयड स्पोर्स है। कैसे है ये? हैप्लॉयड स्पोर्स। तो याद रखना, यहां पर जो थे वो डिप्लॉयड थे, यहां पर जो है वो हैप्लॉयड हैं, ठीक है। यहां पर मायोसिस के बाद ये जितने हैं ये हैप्लॉयड हैं, ये जितने हैं ये हैप्लॉयड हैं, ठीक है। ये याद रहेगी, ये बात इजी है, इंटरेस्टिंग है, बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी कठिन चीज नहीं है। तो अब हमको अब हमारे पास आ गया स्पोर्स क्या करेंगे? स्पोर्स करेंगे जर्मिनेशन। क्या करेंगे? स्पोर जो होंगे वो होंगे जर्मिनेट। क्या होंगे? जर्मिनेट। लिखो
स्पोर होगा आपका जर्मिनेट, है ना। अब कैसे, अब क्या होता है स्पोर जर्मिनेशन में, कोई दो इधर से अलग अलग जो आपके हैप्लॉइड स्पोर्स है ना, वो आपस में मिलके एज अ कैसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे जैसे कि वो गैमेट हो, ठीक है, जैसे कि वो गैमेट्स का जैसे रिएक्ट करते हैं ना, रिएक्शन करते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन में, वैसा करते हैं। ये तो दो अलग अलग जो आपके हैप्लॉइड स्पोर्स थे, ठीक है, दो अलग अलग आपके जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं और जिनके चारों तरफ सेलुलर से ये पाई जा रही है, वो क्या करते हैं, गैमेट्स की तरह रिएक्ट करते हैं। तो ये एक एन हो हैप्लॉइड वाला हो गया, ठीक है, स्पोर्स, एक ये हैप्लॉइड स्पोर्स हो गया, स्पोर हो गया, और एक ये हैप्लॉइड स्पोर हो गया। ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे और फिर से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, फिर से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जो होगा किस तरह का, जो होगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस का। तो होगा, फिर से हमको न्यूक्लियस कैसा मिल गया, फिर से हमको न्यूक्लियस मिल गया डिप्लॉयड न्यूक्लियस। किस तरह से मिल गया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस मिल गया, ठीक है, ठीक है। दुनिया गोल है और इस तरह से ये वाला जो है साइकिल फिर से आ जाता है। फिर से अच्छे दिन आ गए अगर, तो फिर से ऐसी ऐसी करता रहेगा ये, नहीं आए तो वैसा करता रहेगा ये। क्लियर, अच्छे से देख लो ये साइकिल, ठीक है। फिर से एक बार बताऊं स्लाइम मोड्स का ये साइकिल। स्लाइम मोड्स के साइकिल में हमने क्या देखा था, स्लाइम मोड्स का एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा था, डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाला था। उसमें क्या होता था, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद न्यूक्लियस ने अपना क्या होता था, माइटोसिस में दो मेन प्रोसेस होते हैं, कैरियोकाइनेटिक और काइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इन जनरल जो है ये दोनों अगर स्टेप्स है वो माइटोसिस में अगर कंप्लीट होते हैं तो क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में जो है आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है या न्यूक्लियस के ऊपर होने वाला प्रोसेस है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा और फिर डिवाइड होकर सेल डिवाइड हो जाएगी, राइट, है ना। लेकिन इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है लेकिन साइटोप्लाज्म अमाउंट में बढ़ता है, साइटोप्लाज्म तो बढ़ता है या साइटोप्लाज्म तो बढ़ता है लेकिन सेल डिवाइड नहीं होती। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक सेल जो है ना वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में या सिनोसिटिक कंडीशन में एक जाइंट सेल फॉर्म कर लेती है ना, एक जाइंट सेल वो ये यहां पे वही हो रहा है, एक जाइंट सेल फॉर्म हो रहा है और उसके सारे न्यूक्लियस कैसे थे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस थे, ठीक है। तो इस तरह से जब तक इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है तब तक ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा कंटिन्यू, एक ही सेल जो है वो जाइंट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो है अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और फ्रूटिंग बॉडी बना के स्पोर्स फॉर्म करेगा। ये स्पोर्स फॉर्मेशन में जब एक बार स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर तो उनमें मायोसिस शुरू होता है और मायोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स की खास बात ये होती है कि इनके चारों तरफ ट्रू सेल वॉल पाई जाती है, किसकी, सेलुलोज की, जो कि मेन फीचर है किंगडम प्लांटी का, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, तो वो जर्मिनेशन के दौरान या जर्मिनेट करने के दौरान क्या होता है, जो दो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो फिर से मिलके एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं या फॉर्म करते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। तो होप यू दिस इज क्लियर फॉर यू ईच एंड एवरीथिंग। अगर कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क इन कमेंट, है ना, तो वो मैं फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। पिछला कुछ देखना है तो आई बटन में देख लेना। तो आज के लिए इतना मैंने आज आपको बता दिया किसके किसके बारे में, यूग्लिनॉइड्स के बारे में और स्लाइम मोड्स के बारे में। अगला हमको देखना है प्रोटोजोवंस के बारे में, तो हम प्रोटोजोवंस के बारे में भी देख लेंगे। फिर ये हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा खत्म, ठीक है। फिर हम देखेंगे फंगी,
प्लांटी और एनिमिलिया। तो वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म कर लेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपसे मेरा वादा है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो मैं आपको इन सब का एक PDF नोट दे दूंगा ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी ना पड़े। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी चीज़ें हमने जो डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आई हैं, तो वैसे भी आपको नोट्स बनाने की कम ज़रूरत पड़ेगी रदर देन पहले के। तो मेरी समझ में ये आपके लिए इतना काफ़ी है। जो मेजर चीज़ें आपको जाननी थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जाननी थी आपके सिलेबस, आपके करिकुलम के हिसाब से, वो इतनी ही है। आगे हम कल देखते हैं कि और हमको और नई नई चीज़ हम के बारे में हम क्या जानते हैं, प्रोटोजोअन्स के बारे में हम क्या जानते हैं। तो बने रहिए एडुएक्स इंडिया के साथ। मैं हूं एहतशाम सिद्दीकी। अगले सेशन तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।